सबसे बड़ी कमी क्या है जौनसार की, हमने हमने एक तुलनात्मक जीवन जीना शुरू किया है कि जी मेरे पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास अच्छा है तो जी मुझे तुलना करनी है। अभी महाकुंभड़ी हुई थी कालसी में, क्या उसका असर हुआ? क्या एक व्यक्ति ने भी नशा छोड़ा उसके बाद? क्या असर हुआ इस चीज का? जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बैठाएंगे घर पे, हम झांकते पड़ोसी घर में, चंद लाइनें बोलते हैं वो वहां हिंदी की, कैसे हो, क्या सुनोगे, हाय हेलो, यार ये शब्द क्या वो जौनसा भी नहीं बोल सकते कि कौशोर है, काशुर है, कौशोर भी सब ठीक ठाक की, चार से लाइनें तो खुले उनके पास, क्या वो ये शब्द बोलने लायक भी नहीं हो लोग? अगर नहीं है तो धिक्कार ऐसे सिंगरों के ऊपर। में हमारे जौनसारी गीत में एक मुजरा शब्द का यूज किया जाता है, उसके ऊपर मैंने आपका कई बार इंटरव्यू या पॉडकास्ट में आपने कई बार बोला है। ये मुजरा एक शब्द ऐसा है जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मुजरा था क्या? वैश्याओं का एक सामूहिक नाच, राजाओं के दरबार में लगने वाला वैश्याओं का अड्डा, वो भी मुगल के समय पे था शायद से। वो कब था? मुजरा 1601 में प्रारंभ हुआ। पहला जो मुजरा था वो 1601 में लगा था और वो एक मुगल दरबार में लगा था। उन्होंने अभी हमारे जो उत्तराखंड सरकार ने अभी 5वीं तक, कक्षा 5 तक जो हमारी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें निबंध कविताएं जौनसारी में लिखी हुई शुरू कर दी। गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसारी में क्षेत्रीय स्तर तक वो शुरू करवा। नमस्कार दोस्तों, लूना द पॉडकास्टर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको आप लोगों से परिचित कराना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे साथ हैं श्रीमान नारायण सिंह चौहान जी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया जो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में जगह दी। मेरा कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, किसान परिवार से हूँ और वर्तमान में भारत सरकार में सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और छोटे मोटे घर के काम धंधे कर लेता हूँ। तो ये तो आपका खैर बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। तो आप अपना थोड़ा इसमें विस्तार से बताएं कि आपकी देश सेवा की भावना कब से मतलब जागरूक हुई, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? थोड़ा इसमें थोड़ा सा विस्तार, बिल्कुल लोग बाग जानना चाहते हैं, दर्शक है हमारे वो जानना चाहते हैं आपको। देखो, बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की है। कोठी छाड़ी में एक जीआईसी इंटर कॉलेज है, वहाँ से मेरी बेसिक शिक्षा हुई। उसके बाद बीएससी करने के लिए हम देहरादून चले गए थे और जब बीएससी में था तभी भी जो है मैं सीआरपीएफ में तभी मैं सेलेक्ट हुआ था 2003 में। और बचपन से जब मैं गांव में थे ना, तो हम जब कभी किसी सैनिक को देखते थे टीवी में या सुनते थे कि यार वो उस घर का आदमी फौजी है, तो बड़ा एक गर्व होता था कि यार हमें फौजी बनना है, फौजी बनना है। ऐसा कोई विशेष मोटिव नहीं था कि फौज में ही जाना है, लेकिन फौज से पीछे भी नहीं भाग पा रहे थे कि फौज में नहीं जाना है। इत्तेफाक है कि पहली भर्ती देगी और उसी में हमारा सिलेक्शन हो गया, वो बात एक अलग है। तो खैर पहाड़ के लोगों के अंदर होता ही है कि पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि फौज में जाना है। हाँ, कह सकते हैं। तो आप कुछ अपने फौज के जो मतलब आपका टाइम पीरियड है उसमें कुछ ऐसी कुछ घटनाएं, अभी जैसे हमने आपकी किताब भी पढ़ी है, खैर ये किताबें भी लिखते हैं, कभी भी हैं साथ में ही। तो कभी वाली अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि कैसे कभी मतलब आर्मी की मतलब आप जॉब के साथ साथ आप कभी कैसे? कभी तो मैं बचपन से था, अगर मैं सच कहूँ तो जब स्कूल में थे तो क्लास में आने से पहले मैं सबसे पहले क्लासरूम पहुंचता था और जब क्लासरूम में सबसे पहले पहुंचता था तो मैं क्या करता था कि एक ब्लैक बोर्ड पे जो है चौक होती थी उस समय, कोई ना कोई शेर व शायरी में लिख देता था कि जो शाम को लिखता था मैं। कभी कलेक्ट नहीं किया उस चीज को, लेकिन मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनके पास आज भी वो सुरक्षित है, उनके पास कलेक्शन आज भी है। बहुत सालों बाद जब उन्होंने मुझे मेरी कविताएं भेजनी शुरू की तब मुझे ये लगा कि यार ये तो बड़े अच्छी लिखी तुम लोगों ने। फिर बाद में बोलते कि भाई तेरी लिखी हुई है, और तो उन्होंने मतलब कह लो कि लिखा मैंने और संकलन उन्होंने किया। तो जैसे कि आपने ये किताब लिखी है पहरी का वतन और प्रेम, तो इसमें आपने काफी बार जिक्र किया है 370 को लेकर, तो उसमें थोड़ा विस्तार में बताएंगे? देखो, 370 धारा कश्मीर में लगी हुई थी, 370 और 35 से भारत सरकार ने लगाई थी और भारत सरकार ने ही उसको हटाई। तो एक दौर था, मैंने वहाँ पे दोनों दौर देखे। 370 जब वहाँ लगी थी वो भी दौर देखा जब थी, और जब रिमूव हुई वहां से तो वो भी मैंने दौर देखा। दोनों दौर को अगर मैं आपस में तुलना करूं तो मैं ये कहूंगा कि शायद वर्तमान दौर अच्छा है वहां का कश्मीर के लिए, जब वहाँ 370 धारा हटी है। क्योंकि ये मान के चलें आपकी जब मैं 370 धारा रहते हुए वहां पे जॉब कर रहा था तो वहां पे ऐसे कोई दिन नहीं थे जब वहां पे कर्फ्यू नहीं लगते थे, ऐसी कोई गलियां नहीं थी जिस गली में पथराव नहीं होते थे, और ऐसे कोई कैंप नहीं थे जिसके ऊपर फिदायीन हमले नहीं होते थे।
कई दौर हमने वो चीज़ें देखी है, कई दौर से हम गुजरे हैं उस समय जब हम 370 थी। और जब 2019 में जब ये हटी तो मैंने वो भी दौर देखा कि उसके बाद हमने वहाँ पे कैसे परिवर्तन देखे। आज के दौर में वहाँ पे शायद ही 2020 के बाद वहाँ कर्फ्यू कहीं लगा हो, शायद ही, मेरे को याद नहीं है। मैंने 5 साल की जॉब वहाँ पे की अभी रिसेंटली, और इन 5 सालों के दौरान मैंने कभी जो यहाँ पे कर्फ्यू लगता हुआ नहीं देखा है, पहली बात। और दूसरी बात, पथराव हुए हैं जब 370 हटी है तो उस दौरान बड़ा एक ये मान के चलो कि कश्मीर में ऐसा माहौल था कि लोग पथराव करना भी चाह रहे थे और करना भी नहीं चाह रहे थे। दोनों ही बातों में असमंजस में थे कि यार करें तो करें क्या। डर कह लीजिए, खौफ कह लीजिए, या उनकी स्वतंत्रता की आज़ादी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बट वो दौर था कि जब हमने चीज़ों को देखा, समझा, वहाँ पे परखा, और ग्राउंड लेवल में जो हुआ वहाँ पे, वो दौर मैं कहता हूँ कि आज का दौर अच्छा है, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। तो नहीं, जैसे हमने सुना भी है कि 370 पूरी तरह नहीं हटी है, कुछ-कुछ बोलते हैं, टीवी मीडिया में दिखाते हैं, उसका क्या है? उनको बोलने दें, ये मतलब सब वैसे पूरी तरह हट चुकी है 370 जो भी हम है, तो ये बोलते हैं मानते हैं कि 370 हट का चुकी ये है। हटा है। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं हटी है तो भाई कश्मीर जाके देख ले एक बार, कहाँ पे लगी हुई है। लेकिन हालत पहले से बेहतर है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है। ये मान के चलें कि 2020 के बाद मैंने पथराव नहीं खाए वहाँ पे। 2019 में जब ये रिमूव हुई, उसके कुछ दिनों बाद तक जरूर छुटपुट घटना ऐसी घटी पथराव वाली, लेकिन 2020 के बाद शायद मैंने पथराव नहीं देखा वहाँ पे। तो सरकार का अच्छा कदम रहा कि उन्होंने 370 धारा हटाई। तो लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, उनके लिए क्या-क्या पहले चैलेंजेस थे? क्योंकि हम तो वहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर हैं। टीवी में देखते हैं, टीवी में आधे लोग सही दिखाते हैं, कुछ गलत दिखाते हैं। मतलब होता रहता है, लेकिन आप बिल्कुल वहाँ पे ज़मीन पे थे, ग्राउंड लेवल पे, आपने क्या देखा कि उससे पहले कैसे हालात थे उनके और आज कैसे हालात हैं? देखो हालत क्या होता है जब कर्फ्यू लगता है ना, तो इंसान की जिंदगी जैसे रुक जाती है। उनके लिए ऑफिस जाना बंद हो जाता है, स्कूल सारे बंद हो जाते हैं, आवागमन पूरा बंद हो जाता है, मार्केट पूरे बंद हो जाते हैं, दुकानें पूरी बंद रहती है, खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराने बड़ी मुश्किल हो जाती है, साग सब्जी घर पे पहुंचनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो घर में जो उनके पास सामान रहता है, उसी में उनको सर्वाइव करना पड़ता है। घर पे कोई स्कूल वाला बच्चा कोई पढ़ रहा है तो घर पे ही उसकी पढ़ाई हो रही है, स्कूल सारे बंद है। चलो आजकल तो ये कह लीजिए कोरोना के बाद से कि ऑनलाइन स्टडी हो रही है, लेकिन जो उससे जो पहले का दौर था भारत में, वो ऑनलाइन का दौर नहीं था। ऑनलाइन दौर अगर मैं सच कहूँ तो कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ है। वर्क फ्रॉम होम कह लीजिए या क्लासेस फ्रॉम होम कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, वो कोरोना के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले तो नहीं था। तो वो सब चीजें उनके पास जो पहले थी, वो सब चीजें रुकी हुई थी, और अब चीजें ऐसी है कि सब कुछ ओपन है। रोज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हॉस्पिटल रोज खुले हैं, सब्जी मंडी रोज लग रही है उनकी, बाजार पूरे रोज खुल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए कि जो सैलानी थे, जो टूरिस्ट थे वहां पे, वो उससे पहले बिल्कुल नहीं थे। आज वहां कश्मीर में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। जो जिस होटल में जो कमरा 500 रुपए में मिलता था, डल लेक वहां का सबसे मशहूर डल लेक है, डल झील कह लीजिए, उसमें जो हाउस बोट में जो लोग रुकते हैं, उसमें 370 से पहले 500-700 रुपए किराया था उसकी मुश्किल से। और जब वहां पे सैलानी जब बढ़े, वहां पे 370 जब वहां से रिमूव हुई, सैलानियों का एकदम से बढ़ना, कुछ ही नहीं तो 10 गुना रेट बढ़े उसके। जो कमरा 500 मिलता था, आज 5000 मिलता है। वो भी रोजगार के साधन खुल गए हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, आवागमन बहुत ज्यादा बढ़ा है, विकास। और दूसरी बात मैं कहूँ ना, कश्मीर में जो जितना पैसा सरकार ने खर्च किया है, हम तो देखते हैं हमारे यहाँ भी हो रहा है और कश्मीर में भी हो रहा है। जितने वहाँ टनल से बने हैं, जितने वहाँ हाईवे बने हैं, रोडों की जो वहाँ पे हालत है, वो शायद किसी राज्य में नहीं, इतनी बेहतर रोड है वहाँ पे, इतनी बेहतर वहाँ पे जो है। अभी और तो छोड़ दीजिए, अभी हाल ही में वहाँ पे ट्रेन चल पड़ी जम्मू से कश्मीर पहुंचने के लिए। पहले हमें बाई बस जाना पड़ता था या फ्लाइट से, 300 किलोमीटर की दूरी है वहाँ पे जम्मू से श्रीनगर। अभी वहाँ वंदे भारत पहुंच रही है आराम से 3-4 घंटे में। अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी उसके लिए। और ये सब तब मुमकिन हुआ जब वहां से 370 हटी है। तो ये तो रहा आपका देश सेवा से जुड़ा हुआ चीजें, लेकिन आप देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा भी काफी रुचि रखते हैं उसमें, समाज सेवा में, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि आपको, तो उससे मतलब कैसे मैनेज करें आप उन चीजों को? देखो समाज सेवा भी नहीं कहूंगा मैं उस चीज को, क्योंकि समाज की सेवा करना, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। अपना कर्तव्य है, समाज के हमारे ऊपर ऋण है, गांव समाज के हमारे ऊपर बहुत बड़े ऋण रहते हैं, तो उसका अगर मैं कहीं ना कहीं निर्वहन या उसका उधार चुकता कर रहा हूँ,
तो वो चीज मैं कर लेता हूँ। ऐसा होली तो के साथ आपको नहीं लगता कि पहनावे पे भी थोड़ा सा जोर देना चाहिए हमें? बिल्कुल दिया पहनावा है। नहीं पहन रहे, कौन पहन रहा है? जौनसारी पहनावा जो हमारा है, घाघरा वगैरह है, उस पे भी आप हमें ऐसा लगता है हमें थोड़ा सा जोर नहीं नहीं देना नहीं चाहिए नहीं, देखो चीज़ों पे, ऐसा है ना बेटा, पहनावे पे। घाघरे को उसकी केयर करनी बहुत टफ रहती है। अगर हम हर जगह हम घाघरा ही पहनेंगे तो उसका रख रखाव बहुत मुश्किल रहता है। तब भी बहुत सारी चीज़ें, ढाँटू होता है, वो तो लगा ही सकते हैं ना, ढांटू लगा सकते हैं, सर्दियों में लगाते हैं खूब, महिलाएं ढांटू लगाती है खूब, लेकिन बाहर नहीं लगाते हैं। उनको लगाना चाहिए। जीन्स टॉप आ गया अब तो। देखो जींस टॉप, देखो हम अगर हम पाश्चात्य संस्कृति से हम भाग नहीं पाएंगे। अगर हम ये कहें कि हम पूरी तरह से हम प्रतिबंधित कर दें पाश्चात्य श्रेणी को, पाश्चात्य संस्कृति को, तो ये एक असंभव वाली बात है। अगर हम ये कहते हैं कि हम पूरी तरीके से हम हिंदी को नकार देंगे तो ये संभव नहीं है। हमें जहां पे जिस देश में रहना है, कैसे ना कि जैसा देश वैसा भेष करना पड़ेगा ना। लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में आ रहे हैं तो हम पहन रहे हैं उस चीज को। हमारी महिलाओं ने इसकी जो ये मान के चलो कि एक क्रांति ला रखी है इस पे। और महिलाओं से एक बात मेरे को याद आती है कि हमारे जैसे जौनसार में है, कई गाँव ने सोने के ऊपर, अभी काफ़ी चर्चित मामला है ये, हाँ सोने के ऊपर उन्होंने बोला पहनने के लिए इनकार कर दिया, कुछ ऐसा मुद्दा भी है। हाँ बिल्कुल है। तो मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं, वो समाज हित में है। हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ जो सोने के जो आभूषण है वो बड़ी मात्रा में पहनते हैं लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे जो है कहीं ना कहीं मानहानि का भी मतलब जान माल का भी नुकसान हो रहा है इससे कहीं ना कहीं, और इससे कहीं ना कहीं लूटमार भी बढ़ रही है, और इससे कहीं ना कहीं नशे को भी बढ़ावा मिल रहा है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अगर आप इसे कहेंगे ना कि डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मैं 100% इस पे कहूंगा कि इससे, आभूषण ज्यादा पहनने से क्या हो रहा है कि जो इसके ऊपर चोरी कर रहा है उसको एक मुश्त में बड़ी रकम मिल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और चोर कौन है? चोर वो आदमी है जो सूखा नशा कर रहा है, और अगर वो चोरी कर रहा है तो वो दिन दहाड़े हत्या करने को भी तैयार है किसी का भी। और ये सब वारदातें हुई है हमारे जौनसार में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, और ऐसा भी नहीं कि कहीं और जगह नहीं होती है ऐसी, लेकिन हमारे यहाँ ये घटनाएं ज्यादा हो रही है। इसका रीजन ये है कि हमारी जो महिलाएं वो खुलेआम घूमती है, हमारे यहाँ चोरी चकारी आज तक थी नहीं, घर में ताले कभी लगते नहीं हमारे यहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब दौर ऐसा आ रहा है कि जब आभूषण लेकर के जब निकलेंगे तो जो जिनको जरूरत है वो तो वो लूटेंगे, तो लूटेंगे। और जब उनको एक मुश्त जरिया। में जब उनको जो है कोई ज्वेलरी लग रही हाथ, वो तो लाखों की है, बिल्कुल। तो बंदा छोटी मोटी चोरी किस लिए करेगा? वो तो कोई किसी ना किसी गाड़ी का पीछा कर लेगा, आराम से लूट लेगा। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत सही किया जो ज्वेलरी प्रतिबंधित किया है। काफ़ी मतलब नहीं, लेकिन आप खाली जौनसार अगर प्रतिबंध करते हो उससे क्या मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा? आप जौनसारी में ही पहनते चीज ज्यादा। आप बाहर गढ़वाल में भी जाइए, है। नहीं बिल्कुल भी नहीं बेटा, आप गढ़वाल जाइए, पौड़ी जाइए, हिमाचल जाइए, हिमाचल वाले भी अभी जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो हमसे लगता हुआ है, उन्होंने भी दिखावा अभी शुरू किया है। पहले इनके पास भी ज्वेलरी नहीं होती थी। आज से अगर मैं 3 साल पहले, आप बहुत पीछे मत जाइए, 3 साल पहले किसी भी हिमाचली महिला के गले में 10 लाख का हार नहीं होता था। वो तो जौनसार में भी तो नहीं होता था पहले। बिल्कुल है, आज क्यों नहीं है? आज है, पहले पहले नहीं हाँ, होता तो था। पहले नहीं होता था। अब दिखावा ज़्यादा बढ़ दिखावा हो रहा गया है ना, वैसे। दिखावा हो रहा है ना, तो ये क्या है? दिखावा के लिए तो मैं भी, ये हमारी भी यही रहेगी कि दिखावा ना करें। और इससे दिखावे के चक्कर में इससे क्या हो रहा है? दिखावे से क्या हो रहा है? दिखावे से ये हो रहा है कि जैसे जिस महिला के पास है वो तो चलो ठीक है, अगर वो उससे खरीदने के लायक है, उसकी हैसियत उतनी है तो ठीक, अच्छी बात है। जिस महिला के पास वो नहीं है, क्या उस महिला का चेहरा फीका नहीं हो रहा है कि यार इसके पास तो बहुत कुछ है और मेरे पास नहीं है? वो बात अपने पति को पहुंचा रही है शाम को घर पे जाके, यार उसके पास इतना है, कुछ मुझे भी बना दो। बना लो। और जब पति के पास कोई रिक्वेस्ट पहुंचती है ना पत्नी की, तो कहीं ना कहीं शर्मिंदा होता है, और जब वो शर्मिंदा होगा ना तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, फिर चाहे वो अपने खेत बेचे या कुछ ये और करे। इंसिडेंट भी काफ़ी हुए कि खेत बेच के सोना खरीदा गया है, फिर क्यों? आभूषण बनाए गए हैं। ये कौन सी महानता हुई? कोई मुझे ये बता दे, वो महिला मुझे ये बता दे जो ये कहती है कि सोने पे प्रतिबंध लगा के उसने गलती करी, तो मुझे वो महिला ये बता दे कि जिसने खेत बेच करके आभूषण बनाए, वो कौन सी महानता है? क्या वो जरूरी था वैसा? वही मतलब लोन लेके इलाज बनाया जा में, रहा है। इलाज के दौरान, इलाज के दरमियान सोना बेचा, इलाज जान बचाने के लिए, वो सही है, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन सोना खरीदने के लिए खेत बेचना कौन सी मजबूरी है? बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पीछे कहीं ना कहीं महिला की जिद है, तभी तो हुआ ऐसा। तो आपका इसमें ये कहना है कि आप सोना मतलब है कम पहना जाए, बहुत दिखावा कम हो। दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खरीदें आप, बिल्कुल खरीदें के खरीदे, लिए कोई उसके मना लिए नहीं कोई कर नहीं रहा, है, लेकिन आप दिखावा आप ना खरीदो, करें। रखो अपने पास, आपकी पूंजी है। लेकिन उस चीज को आप जो है दिखाने के शौक से पहनेंगे कि मेरे पास इतना गहना है, मेरे पास वो है, सो है, लेना देना, एक तो आप चोर को आमंत्रित कर रहे हैं,
और दूसरा आप उस महिला को आप जो नीचा दिखाने का काम कर रही है, जो आपके बगल में खड़ी है, जिसके पास बेचारी के पास शादी करने के वो नहीं, पैसे नहीं है, जिसकी बेटी जो है कल उसकी शादी होनी है और आज वो पड़ोस में जाकर के पैसे मांगती है कि जी कुछ पैसे दे दो, मुझे कल शादी करनी बेटी की। आप क्या उसको उदाहरण पेश करेंगे? बिल्कुल। तो नहीं, जैसे आपने बीच में एक कुछ पॉइंट भी रखा था कि नशा, तो नशे के लेके हमारा जौनसार और ये काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के आगे ही आता है नशे के मामले में। तो जौनसार का ये इलाका हो गया, कुछ हिमाचल का क्षेत्र हो गया, तो इसमें नशा बढ़ा है, इसके लिए कुछ बोलेंगे आप? देखो ये सूखा नशा, बेसिकली सूखा नशा ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अभी यही बात आती है यहाँ पे। वही जिस महिला ने टिप्पणी की कि जो ये औरतों को आपने बैन कर दिया, गलत किया, मैं नाम नहीं लूंगा। और दूसरा उसने टिप्पणी ये की कि अगर जो आपको ज्वेलरी बैन करनी है तो फिर आप जो है नशे को बैन करिए, दारू को बैन करिए, वो भी तो बहुत फिजूल खर्चे हो रहे हैं। बताऊंगा, दारू का नशा, देखो नशा कोई सा भी हो वो गलत है, लेकिन जो दारू परोसी जाती है ना हमारे यहाँ, उसमें मुश्किल से खर्च 20-30 हजार रुपए होते हैं, मुश्किल से। लेकिन जो सूखा नशा है ना, वो मैं ऐसे भी लोगों को देखा हूँ कि एक डोज 5-5 हजार की है। बिल्कुल, क्योंकि सूखे नशे में फिर वो चरस की तरफ बढ़ता है, स्मैक वही कर रहा हूँ मैं भी। तो जो वो जो एक डोज जो 5-5 हजार की है, उस 5 हजार सिर्फ एक व्यक्ति की डोज है वो। और कौन है वो लड़का? वो अंडर 20 है, वो 20 साल से ऊपर भी नहीं है। तो इनकम मतलब उसका इनकम सोर्स भी नहीं है, वो घर पे उसको उससे मतलब नहीं है, लूटपाट करेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि हमारे घर में कितनी इनकम है कितनी नहीं है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। घर क्या 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 घर वाले उसको ये इस बोल के देंगे पैसे की भाई तू जा बेटा नशा कर ले? कभी नहीं। क्या क्या घर से पैसे मांगे कि ये मुझे नशा करना है? कभी नहीं करेगा। दारू का नशेबाज होगा ना, दारू पीने वाला बंदा, वो 25 साल के बाद शुरू करता है, अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो। लेकिन जो सूखा नशा है ना, ये स्कूल लेवल से शुरू होता है। दारू के नशे को आप प्रतिबंधित कर सकते हैं गांव में, समाज में। दारू के नशे ने कभी खेत नहीं बेचा होगा अपना, कभी उसने लूटपाट नहीं की होगी, कभी उसने किसी की जान नहीं ली होगी। लेकिन जो सूखा नशा है, इसमें खेत बिकते हुए मैं देखा हूं, इसमें जान लेते हुए मैं देखा हूं, और इसमें जान गंवाते हुए भी मैं देखा हूं। आप उसको रोक पाएंगे? क्या उसके लिए आप बैठक करेंगे? अभी महाकुंभड़ी हुई थी कालसी में, क्या उसका असर हुआ? क्या एक व्यक्ति ने भी नशा छोड़ा उसके बाद? क्या असर हुआ इस चीज का? जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बैठाएंगे घर पे, हम झांकते पड़ोसी घर में। सबसे बड़ी कमी क्या है जौनसार की? हमने एक तुलनात्मक जीवन जीना शुरू किया है कि जी मेरे पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास अच्छा है तो जी मुझे तुलना करनी है आपकी। तुलनात्मक जीवन हमारे लिए बहुत घातक हो रहा है। हमने क्या कर रहा है कि हमने पड़ोसी के घर में झांकना शुरू किया है कि पड़ोसी का बच्चा कर रहा नशा, लेकिन और अपने बच्चे हम जो उसको हम छुपा दे रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं। अगर मैं अपने घर में रोक पा रहा हूं, अपने घर में अगर नशे को रोक पा रहे हैं, तो तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। तभी हम बाहर बोल सकते हैं। बेसिकली बोलना भी नहीं, इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई खुमड़ी पंचायती नहीं करनी। जो इस नशे का आदी है उसके ऊपर तुम लाख प्रतिबंध लगा लीजिए, वो नहीं मानेगा। बेहतर है घर में इस नशे को दबाया जाए। आप अपना घर तक पहले घर के दबाएं, फिर आप बाहर का, फिर बाद में बाहर का देखें। बाहर की बेटा इसमें नौबत ही नहीं आएगी बाहर की। घर का रहो ना, अपने घर संभाल लीजिए। जहां सबने अपने घर संभाल लीजिए, समाज अपने आप संभल रहा है। तो अभी हम आगे आपसे मतलब ऐसे बात करते हैं कि आप बोली को लेके काफी चर्चित रहते हैं। आपका जैसे फेसबुक पेज भी है एक, द नारायण करके, उसमें भी आप पॉडकास्ट देते रहते हैं एक हिसाब से, मतलब जौनसारी भाषा में। क्या जरूरत है? जरूरत है इसकी बेटा, जरूरत इसकी है कि हमारी बोली विलुप्त हो रही है। आप देख रहे होंगे कि जिस गति से पहाड़ों से पलायन हो रहा है, बिल्कुल उसकी कई गुना गति से बोली विलुप्त की ओर जा रही है हमारी। आप यहां तो छोड़ दीजिए, गांव में मैंने ऐसे हालत, अभी मैं शादियों में था, बल्कि मैं मजाक भी करता हूं उनका, जो गांव में जो लोग रहे हैं हमारे, जिनके बच्चे अभी ठीक पैदा हुए हैं, जिन्होंने बोलना सीखा है, वो भी अपनी बोली बाद में सिखाते हैं, पहले उसको हिंदी सिखाते हैं। हिंदी में बोली। मतलब ये देखिए ना कि हमारा दुर्भाग्य ये है कि जिस बोली को सीखने के लिए, हिंदी और अंग्रेजी को सीखने के लिए हम फीस देंगे, उनको ये बात समझ नहीं आ रही है अभी तक कि हिंदी और अंग्रेजी को सीखने के लिए हम बाकायदा फीस देंगे, उसके लिए शिक्षक उपलब्ध रहेंगे, लेकिन जौनसारी बोली को सिखाने के लिए फीस भी नहीं पड़ेगी जरूरत। जब सिखाने वाला कोई नहीं होगा तो सीखने वाला कौन होगा? बिल्कुल, ये एक बड़ी विडंबना हो जाएगी आने वाले समय में। अगर हम अभी नहीं चेताए तो कब? काफी लोग शर्माते भी हैं।
बहुत ज्यादा। जौनसारी बोलने में कि मतलब ये है कि पता नहीं क्या बोल दिया तुमने कि कोई मार ही देगा, मतलब कुछ शर्म इस टाइप की सी आती है लोगों को कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी दूध मुहिम बोली है, इसमें शर्म वाली कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी बहुत लोग शर्माते हैं, वो उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी जो है अपने क्षेत्र से बाहर कदम नहीं रखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बाहर कोई चीजों को फेस नहीं किया। आज जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं ना, जिनके बच्चे, माँ बाप छोड़ दीजिए, आज जिन्होंने अपनी उम्र जी ली वो जी ली, उनके जिनके बच्चे आज दिल्ली में रह रहे हैं और जब हमसे मिलते हैं ना तो पता क्या बोलते हैं वो, कि हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाई। मतलब आज कहीं ना कहीं दोषी माँ बाप है उनके। बिल्कुल। और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनको एक सीक्रेट लैंग्वेज चाहिए थी, लोगों से भिड़ने के लिए, लोगों से बचने के लिए, लोगों के बीच में से अपना काम निकालने के लिए उनको एक सीक्रेट लैंग्वेज चाहिए थी, और उन्होंने अपनी सीक्रेट लैंग्वेज खो दी आज। विलुप्त कर रहे हैं वो, विलुप्त की कगार पे ही हैं। बिल्कुल, अगर हम अभी भी नहीं चाहता तो फिर कब? तो जैसे आप बोली को लेके एक अभी मैं ऐसे अखबार भी पढ़ रहा था, ऐसे पढ़ता नहीं लेकिन पढ़ रहा था, तो मैंने आपका वो देखा, आपने जौनसारी अनुवाद किया, जो जैसे मोदी जी आए थे हमारे, उन्होंने भाषण दिया, पूरा अनुवाद किया आपने, 1-2 पन्ने का था शायद से। तो वो भी है आपका उपलब्धि, तो आप उपलब्धि तो काफ़ी है आपकी। और एक मैं एक सुनता हूँ कि आखर मंच करके एक आपने मंच शुरू किया है, उसको लेके आप थोड़ा विस्तार में। देखो, आखिर मंच की जरूरत हमें क्यों पड़ी? सबसे पहले सवाल तो आपका ये बनता है। बिल्कुल। चलो खैर, अब मैं कह दूं कि आखिर मंच है क्या। आखिर मंच हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर मुझे अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है तो मेरी व्यक्तिगत बात तो सरकार सुनेगी नहीं, तो हमें कोई ना कोई एक मंच चाहिए, कोई ना कोई एक समिति चाहिए। समिति फिर व्यक्तिगत नहीं रहती है, वो एक, उसके पीछे कोई ना कोई एक समाज जुड़ा होता है, पूरा एक क्षेत्र जुड़ा होता है उसके पीछे। इसीलिए हमें उस समिति को अस्तित्व में लाना पड़ा। मैं बता दूं कि 2021 में जब उत्तराखंड से एक बोली जानी थी 8वीं सूची के लिए, उत्तराखंड से, उसमें गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार तीनों क्षेत्र उसमें शामिल थे। और जब उसका कई मीटिंगें हुई, कई मीटिंगों का दौर गुजरा, चलो हम बोली भेजें, और जब अंत में जब बोली बनाई गई तो उन्होंने गढ़ कुमो करके एक नाम दे दिया कि हमारी उत्तराखंड की बोली कौन सी है, गढ़ कुमो। गढ़वाल से गढ़ ले लिया, कुमाऊं से कुमो ले लिया, और नई बोली इजाद कर दी गढ़ कुमो के नाम से। जौनसार को छोड़ दिया। जौनसार छोड़ दिया। इसका विरोध करने वाले कौन थे? सिर्फ एक मैं था जौनसार से, क्योंकि जो साहित्यकार का जो ग्रुप बना हुआ था, जब उसमें चर्चाएं शुरू हुई तो उसका विरोध करने वाला सिर्फ मैं था। और जब मेरी उन साहित्यकारों के, जो गढ़वाल के, कुमाऊं के जो साहित्यकार थे, मैं कभी उनसे फेस टू फेस मिला भी नहीं हूं। उनसे जब मेरी बहस हुई लंबी, उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि जौनसारी बोली बोलने वाले ही कोई नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और तर्क था इसके पीछे, उन्होंने बहुत सही कहा था, हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, उसमें सब आते हैं, वहां पे मुख्य अतिथि कौन? हमारे सरकार के मंत्री या कोई नेता, कोई विधायक या कोई अधिकारी, वही होते हैं उसमें मुख्यमंत्री, उसमें मुख्य अतिथि। और वो जब आते हैं वहां पे तो वो सुनते क्या है? मंच संचालन हमारा हिंदी में हो रहा है, बातें हिंदी में हो रही है, अतिथि मंच पे आएगा वो हिंदी बोलेगा, उसने टोटल बातें हिंदी की सुनी। वाकई में सही बात उनकी कि जौनसारी बोली बोलने वाले ही कोई नहीं है। उस मंच से एक भी शब्द किसी ने, एक भी सेंटेंस किसी ने जौनसारी नहीं बोला। पीछे पीछे हमारे कलाकार आ गए अपनी कला को दिखाने के लिए, गीत गाने के लिए, गीत तो उन्होंने जौनसारी गा दिए, लेकिन जब उन्हें अपनी बातें कनेक्ट, जब वो कम्युनिकेट करना पड़ता है पब्लिक से, तब वो हिंदी में आते हैं, आ जाते हैं। यानी कि जौनसारी बोली ही नहीं है। 2021 में फिर मैंने जो है द नारायण मंच मैंने खड़ा किया अपने फेसबुक पेज से, और मैंने आह्वान किया जौनसारों को कि अब हमें जौनसारी बोली को उनको सुनाना पड़ेगा, जो ये कहते हैं कि जौनसारी बोली नहीं है। और मैंने सुना है उनको ये बातें, और इसी जो बोली को सुनाने के लिए मुझे एक मंच की जरूरत थी। मैं अपने जो गणमान्य लोग हमारे जो आखिर मंच में जो हमारे जुड़े हुए, जैसे श्रीमान खजानदार शर्मा जी और श्रीमान प्रेमचंद शर्मा पद्मश्री हमारे, वो श्रीमान फकीर सिंह चौहान जी और सुरेश मनमोह जी, अर्जुन गुरु जी, और अर्जुन क्या विनीता जोशी और अरविंद मठियानी, सबसे बड़ा नाम अभी जो पीसेस में जिनका भी पिछले साल सिलेक्शन हुआ, और बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। अरविंद मठियानी से संपर्क हुआ, किशन शाह, रिंकू भारती, सीमा शर्मा, ललिता राणा, ये ऐसे तमाम लोग जौनसार के जो लेखन के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों से जब मैंने संपर्क किया, तब जाकर 2022 में पहला कवि सम्मेलन हुआ था हमारे विकास सर। और उस पहले कवि सम्मेलन में
लोगों ने जो चर्चाएं की वो सिर्फ इस बात को लेकर के हुई थी कि नहीं यार कुछ तो शायद हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि हमारा मंच बहुत छोटा था, बहुत कम लोग हमारे मंच पे थे और बहुत कम लोग हमारे दर्शक थे उस समय, लेकिन आज आलम यह है कि मंच पे जगह नहीं बैठती, जगह नहीं मिलती बैठने के लिए मंच के ऊपर, इतनी लंबी लिस्ट है। और उसके बाद जो लिखने वाले हैं, चाहे वो साल में 2 कविताएं लिखते हो, आज उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, लंबी बहुत बड़ी पंक्ति है उनकी। जो हमारे पास सूची आती है, हम उनको छांटना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उनको, कि हम काटें किसे, रखें किसे। काफी लोग उभर के आ रहे हैं बहुत ज्यादा। और आज आलम यह है कि विकास नगर में जो ये बोलने के शर्माते थे, आज वो खुल के जौनसारी बोलते हैं दुकानों में जाकर के। तो ये कम तो नहीं है। बिल्कुल। और एक मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आप अभी 8वीं सूची वाली बात कर रहे थे संविधान में, तो उसके लिए क्या अभी कदम उठाया है कुछ आखिर मंच ने, हमें जो बोली है हमारी उसे भाषा का दर्जा देने के लिए संविधान? बिल्कुल। हमारे जो आखिर मंच ने अभी पीछे एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में, अब मैं उसमें बता रहा हूं कि उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया था ये बात भी। दरअसल मैंने पत्र इसलिए लिखा था कि अभी जो भारत सरकार की जो मुहिम है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो क्षेत्रीय भाषा में भी शुरू होनी चाहिए, ये भारत सरकार की मुहिम है। और उन्होंने 6 बोली में जो हमारा शीतकालीन सत्र था उसमें ट्रांसलेटेड उन्होंने शुरू किया। उसका मकसद ये होता है, भारत सरकार का मकसद ये था कि भाई जो वहां के लोग हैं वो उससे कनेक्ट हो सके। बहुत अच्छी मुहिम है। मैंने उनका तो आकर मंच वालों ने भी उस मुहिम को जब पढ़ा तो ये लगा कि यार हमें भी लिखना चाहिए, और हमने आकर मंच की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष जी श्री ओम बिरला जी को हमने एक पत्र लिखा कि सर जौनसारी में भी इसको ट्रांसलेट किया जाए। जब वहां से चूंकि मैं अध्यक्ष था उसका, और अध्यक्ष के नाते वहां से मुझे उनका कॉल आता है लोकसभा अधिकारी का, तो वो ये सवाल पूछते हैं क्या जौनसारी विषय से क्या कोई ग्रेजुएट छात्र हैं पास आउट? मगर सर अभी तो नहीं है। परंतु फिर आप जौनसारी बोली में आप इसको कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे? मगर सर हम कर सकते हैं इसको। बोला नहीं, आप कर सकते हैं वो ठीक है, आप शिक्षक होंगे वो ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं। बोला आप शिक्षक होंगे वो ठीक है, आप कोई दूसरे विभाग में होंगे वो ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर ऑथेंटिकेट नहीं उस चीज के लिए, आप उसके लिए वैध नहीं है। अच्छा। कि क्योंकि उनको अगर वहां से किसी को रखना है तो ट्रांसलेटेड करने के लिए जिस विषय में उनको ट्रांसलेट करना है, उनको उस विषय का कोई ना कोई क्वालिफाइड स्टूडेंट चाहिए, उसमें ग्रेजुएट छात्र चाहिए उसमें कोई ना कोई, तो ताकि उसको वो उनको आप नौकरी दे सके, ताकि उसको कन्वर्ट कर सके उसमें। इस बात को लेकर जब उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा था कि सर वो तो नहीं हमारे पास, लेकिन अभी हमारे जो उत्तराखंड सरकार ने अभी 5वीं तक, कक्षा 5 तक जो हमारी जो SCERT की जो बुक है उसमें निबंध कविताएं जौनसारी में लिखी हुई शुरू कर दी हैं। गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसारी में, क्षेत्रीय स्तर तक वो शुरू करवा दी है। हम लोगों ने प्रयास हमने किया है, लिखने का जो काम है जो उनके शिक्षक है उन्होंने किया है, जो जहां से शुरू हुआ है। तो इसको हमें 8वीं में लाना है, फिर 10वीं, फिर 12वीं, ऐसे करते करते हमें इसको ग्रेजुएशन लेवल तक लेके जाना है। उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे हम इसको पहुंचाएंगे, एक पत्र उनको और जाएगा, और ये 101% लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जौनसारी बोली में ट्रांसलेट होकर के शुरू हो जाएगी। उसका मकसद ये, उसका फायदा ये होगा हमारे को कि जो छात्र पास आउट होंगे उन्हें रोजगार से जोड़ना भी है। अच्छा, रोजगार भी आप इसमें देख रहे हैं बोली? बिल्कुल देख रहे हैं। अब ये कह लो ना कि अगर हमें वहां ट्रांसलेटर चाहिए, वहां पे ट्रांसलेटर कोई चाहिए वहां पे, तो कौन होगा? हमारे तो छात्र होंगे वो, हमारे तो बच्चे होंगे वो। कुछ ही नहीं तो 150 की वैकेंसी वहां खुलेगी लोकसभा में, राज्यसभा में। उनको तो बहुत बड़ा पैनल चाहिए ना वहां पे, पूरा बैठक। ठीक है। और साथ साथ पीछे जो शिक्षक होंगे जौनसारी में, जौनसारी बोली के जो शिक्षक होंगे वो भी तो होंगे, वो प्राथमिक विद्यालय में होंगे, जूनियर हाई स्कूल में होंगे, हाई स्कूल में होंगे, इंटर में होंगे और डिग्री कॉलेज तक होंगे। तो क्या रोजगार के साधन नहीं इससे पैदा होंगे? बिल्कुल पैदा होंगे। तो आपका कहना है कि बोलियां हमारे, अगर हम बोलियों को बढ़ावा देते हैं, आगे ले जाते हैं, तो इससे रोजगार के साधन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बोला है कि मंच पे जब जाते हैं सारी चीजें हिंदियों में होती है, गीत जौनसारी में गाते हैं, तो जो हिंदी संचालन, मंच संचालन जो हिंदी में हो रहा है, उसके लिए आप उनके लिए कुछ 2 शब्द बोल दें? नहीं, 2 शब्द क्या, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस क्षेत्र में है, अगर सामने जनता पूरी जौनसारी है तो उनको मंच संचालन को क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम जौनसारी मंच संचालन करें? अगर उनको नहीं आता है मंच संचालन करना, मैं बल्कि इवन की मैंने पीछे कहा बताइएगा कि अगर मंच संचालन करना नहीं आता जौनसारी तो आप हमसे मिलो ना, हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, अब मिलिए तो हम उनको सिखाते हैं कि मंच संचालन जौनसारी में कैसे होता है। वो हमें देखें, नहीं आती जौनसारी तो हटो ना मंच से यार, किस लिए आप मंच पे खड़े हो अगर आप जौनसारी नहीं है तो।
और मेरा यही शब्द मेरे गीतों, जो वहां पे जो सिंगर ऊपर बैठे हुए हैं उस मंच के ऊपर, जिनको सिर्फ चंद लाइनें बोलते हैं वो वहां हिंदी की, कैसे हो, क्या सुनोगे, हाय हेलो, उसके बाद यार पूरा ये शब्द क्या वो जौन साहब भी नहीं बोल सकते कि कौशोर है, काशुर है, और सुनो सब ठीक ठाक की, चार से लाइनें तो खुले उनके पास, क्या वो ये शब्द बोलने लायक भी नहीं है वो लोग? अगर नहीं है तो धिक्कार है ऐसे सिंगरों के ऊपर। बिल्कुल। और गीत जिनको अपने जो जौनसारी बोलने में शर्म आती है, बिल्कुल। उनको दर्शक चाहिए जौनसारी, संगीत चाहिए तो जौनसारी, म्यूजिक चाहिए जौनसारी, गीत चाहिए जौनसारी, बोलना तो क्या सिर्फ बोली ही हिंदी चाहिए उनको? इतनी कड़वी बोली क्या हमारी? अगर इतनी कड़वी बोली तो मत बोलो ना जौनसारी गीत भी, गाने गा के दिखा दो हिंदी गीत, किसमें कितना दम, हम भी देखें। लेखन मैंने भी क्या लेखन, मुझे भी लिखनी आती है, बिल्कुल। मैंने हिंदी गीत लिखे हैं, मैंने जौनसारी गीत लिखे हैं, और कुछ ही नहीं है तो मुझे कम से कम 7-8 भाषाएं आती है। मैं हर क्षेत्र में गया हूँ। फौज में रहने का सबसे बड़ा फायदा तो मुझे ये हुआ कि मैंने कई बोलियां सीख कई ली, बोलियां सीख ली। पंजाबी, उड़िया, बंगाली और झारखंडी, छत्तीसगढ़ी, एमपी, यूपी, बिहार, ये कई 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 बोलियां ऐसी हैं जो जो मैंने सीख ली। तो जैसे आपने गीत को लेके आपने बोला कि गीत गाते हैं, तो कुछ ऐसे आपत्तिजनक भी गीत गाए जाते हैं हमारे जौनसार में, तो उसको लेके आप बोलेंगे कि उसमें तो समाज में गलत वो जा रहा है, मैसेज जा रहा है देखो अगर हमारी बोली, जो बोली भाषा है हमारी बोली को लेकर? उनके लिए मैं ये कहूंगा कि यार देखो, पहले तो सबसे पहले लिखने वाले को बचना चाहिए कि वो लिख क्या रहा है, दूसरा फिर गाने वाले को बचना चाहिए कि वो गा क्या रहा है, गा क्यों रहा है, तीसरा फिर सुनने वाले को भी बचना चाहिए कि वो सुन क्या रहा है। सुनने वाले ज्यादा है हमारे उसमें, तभी वो प्रमोट हो रहा है, आगे जा रहा है। सुनने वाले प्रमोट नहीं हो रहे, सुनने वाले बेवकूफ हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मूर्खता देखिए, किसी 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 लेवल की मूर्खता देखिए कि हम किसी जो है एक अभद्र गीत को ट्रेंडिंग में पहुंचाने में दर्शक ही हम उसका बहुत काम कर बड़ा रहे काम हैं, कर रहे हैं। सुनने वाले ही उसका किसी भी ट्रेंडिंग गीत को ट्रेंडिंग में लाने के लिए हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्या ये हमारी मूर्खता नहीं है? अगर हमने जो है, मैंने कोई ऐसा गीत गा दिया जिसमें कि अश्लीलता है, या ऐसा गीत गा दिया जो कि हमारे समाज का पार्ट नहीं है, और उसको हम ट्रेंडिंग में ला रहे हैं, तो गलत मैसेज भी जाता है हमारे, मतलब हमारे हाँ। जौनसार को लेकर गलत मैसेज जा रहा है बाहर। बिल्कुल जा रहा है उसका लिए। तो उसके लिए तो उनको यही संदेश रहेगा कि भाई वो ध्यान देते बचना रहे। चाहिए। मैं ये कहूंगा कि जो नया नया सिंगर हो रहा है ना, या फिर नया नया नौसिखिया कह लीजिए, बिल्कुल। सारी होड़ व्यूज की है। वो अपने व्यूज को बटोरने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। चलिए ठीक है, वो एक व्यक्तिगत है। यार समाज की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि समाज तो एक तो नहीं है, समाज तो सैकड़ों से बना है। समाज की जिम्मेदारी नहीं क्या ये कि वो उनको बहिष्कार करे उसका? अगर वो नहीं देखता है समाज तो उसके व्यूज नहीं होंगे, और जब उसके व्यूज नहीं होंगे तो फिर उसके आगे हिम्मत नहीं होगी उसके आगे की। तो हमें साइलेंट किलर के तौर पे उसको मारना पड़ेगा। प्रमोट ना करे उसको, प्रमोट मतलब ना ज्यादा करे। देखें क्यों, बिल्कुल देखना है, देखना शेयर नहीं, क्यों करना देखना है? ही नहीं उस चीज को। शेयर करने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं, बहुत कम है क्या? अच्छी चीजें क्या कम है समाज देखने में? के लिए बहुत चीजें हैं। बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि बहुत अच्छी चीजें हमारे पास है, उसको देखिए ना। गीत से लेके एक चीज और है, जैसे गीत में हमारे जौनसारी गीत में एक मुजरा शब्द का यूज किया जाता है, उसके ऊपर मैंने आपका कई बार इंटरव्यू या पॉडकास्ट में आपने कई बार बोला है कि उसको लेके ये मुजरा एक शब्द ऐसा है जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मुजरा था क्या? वैश्याओं का एक सामूहिक नाच, बिल्कुल, राजाओं के दरबार में लगने वाला वैश्याओं का अड्डा। वो भी मुगल वो था के मुजरा। समय पे था शायद से। वो कब था? मुजरा 1601 में प्रारंभ हुआ। पहला जो मुजरा था जी। वो 1601 में लगा था, और वो एक मुगल दरबार में लगा था। उन्होंने अपनी अय्याशी को उन्होंने शुरुआत की थी, और शुरुआत उनकी थी, मुगलों की। और वो बढ़ते बढ़ते मुगलों ने हमारे यहाँ 200 साल उन्होंने जब शासन किया, उसके बाद अंग्रेज आए, तो कहते ना कि अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेज छोड़ गए। वैसे मुगल का भी हुआ कि मुगल तो चले गए, मुजरा छोड़ गए। लेकिन जो मुगलियत जो थी वो आज भी है, और उसी का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा मुजरा था। वो जौनसार में अभी मतलब जौनसार में वो गायन नहीं था, गाया जा रहा है। जौनसार में नहीं था वो, अच्छा। शुरू से भी नहीं था, क्योंकि जौनसार में कोई मुगल नहीं आ पाया था ऊपर। हाँ। अगर आप देखेंगे, अगर आप नथुराम नेगी का हारून को देखेंगे, जी। अगर आप नथुराम नेगी का हारून को देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है नथुराम नेगी के हारून में कि पांवटा तक वो मुगल पहुंच चुका था, और पांवटा से ऊपर वो नहीं, वो प्रवेश करने वाला था नान तक, पर वहां पे उसको रोका गया, रोक दिया वहां पे। कुछ प्रभाव उसका हिमाचल में पड़ा। जब हिमाचल में उसका प्रभाव पड़ा तो हिमाचल वालों ने उसको सीखा, या वहां पे ये कह लीजिए कि वहां पे
जो हमारे जो सबसे अंतिम शासक जो रहा था, उसका काफी हद तक प्रभाव हिमाचल में था। हिमाचल में रहा। ठीक है। और जो नाहन का जो राजा था वो अभी तक काफी काफी देर तक था जी। जहां जहां पे ये राजशाही थी वहां वहां पे ये मुजरे पहुंचे। यही बात है कि हिमाचल में मुजरा था, उस समय भी था, और उन्होंने उस शब्द को तो उन्होंने कुछ हद तक जो है उसको ये कह लीजिए कि उस शब्द को उन्होंने आगे आगे बढ़ाने का काम किया हिमाचल वालों ने। जी। हमारे जौनसार में एक हारुल होती है कि राजा के दरबार रखा मुजरा लाए, गाना भी है शायद से। हारुल है। जब एक हारुल आती है ना, हारुल में एक जिक्र होता है कि राजा के दरबार रखा मुजरा लाए। इसका सीधा सा अर्थ है कि राजा की ये जो मुजरा है राजा महाराजा ने दरबार रखा। और अगर कोई आज का सिंगर, आज का लेखक अगर जो ये कहते हैं कि मेरे दरबार में कि मेरे मुजरे में आ जा, ये गाना भी शायद से अभी बिल्कुल फिल्म में काफी चल रहा है। बिल्कुल है। तो क्या वो राजा है क्या? क्या वो राजा है क्या? और अगर वो राजा है तो राजा के दरबार में अगर मुजरा है तो अयशा का है, तो अयशा का अड्डा कट रहा है गरीब अपने। सीधा समझ रहे हैं ना? सीधा मतलब है कि अगर मुजरा ये फिर इन्होंने कई तरीके से जो जिनको मतलब जो जो है ये मान के चलिए कि जब इनसे मेरे वाद विवाद हुआ तो इन्होंने इसे गूगल से अर्थ निकाले कि जो मुजरा का शब्द जो है नमस्कार करना मतलब झुककर सलाम करना होता है। अबे बेवकूफ हो, हमसे ज्यादा शब्दकार हो गया तुम लोग। मुजरा शब्द शायद से अरबी का है। अरबी का है, अरबी शब्द अरबी है, ऐसे। अरबी शब्द है, अरब से आ रहा है। और फिर इसमें ये तो कि बस अपना व्यू बनाने के लिए वो गाना गा रहे हैं। गाना का भी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है अभी हमारा जौनसारी, शायद जौनसारी गीत है वो। बहुत है, बहुत ऐसे 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 शब्द। तो बिल्कुल मैं इसको नकारता हूँ। और इन सब चीजों का जो मैं वही कह रहा हूँ कि लेखक को बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सिंगर को बचना चाहिए। और ये बात उन्हें तब समझ में आएगी जब वो एक प्रौढ़ अवस्था में पहुंचेंगे, क्या शायद हमने ये गलत गाए। आज तो उनको जोश में है, आज तो उनको कुछ भी दे दीजिए वो गा देगा बंदा, लेकिन उसको तब इसका समझ आएगी जब वो एक उम्र दराज पहुंचेगा, जब वो एक जब वो सम्मानित जगह पर पहुंचेगा कि नहीं यार शायद मैंने गलत बोल दिया। नहीं तो ये हमें भी लगता है कि जौनसारी जो सुनने वाले हैं ज्यादातर जौनसारी हैं, हाँ। तो उनको बाइकआउट करना चाहिए। और फिर मैं दूसरी बात ये कर रहा हूं ना कि यार क्यों, मतलब ये हिमाचल के जो शब्द है, हिमाचल के शब्द ये हमारा शब्द नहीं है। अगर हमने इसको हमारे यहाँ अगर ये शब्द गाया गया तो इस रूप में गाया गया है कि राजा के दरबार रखा मुजरा लाए, हमने वहां पे इसका जिक्र किया है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि यार मेरे घर में मुजरा है, हमने ये तो नहीं कहा। हिमाचल वालों ने इसको खुलम खुला कहा है। और इवन कि जिसने गाया है उसको लिख के नहीं भेजा गया है। आप जिस गीत की आप बात कर रहे हैं उस गीत के लेखक जौनसारी है, लेकिन उसने उसमें मुजरा शब्द नहीं लिखा था, वो बाद में उन्होंने उसने मेड़ शब्द लिखा था उसमें, क्योंकि जो लेखक था उसका उस गीत का वो एक बहुत सम्मानित व्यक्ति है, उसने मुजरा शब्द का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि उसमें सिंगर हिमाचली था, इसने उसे मेड़ को हटा उसने उसमें मुजरा किया गया था उसमें। और तो छोड़ दीजिए आप मैं फिर कह रहा हूँ जौनसारी के सिंगरों को कि हिमाचल वालों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में एक भी गीत नहीं लिखा जाता, वो सिर्फ संगीत लिखते हैं। अच्छा। मतलब वो संगीत लिख रहे हैं कि उनको डीजे पे बजाना क्या है, उनका डीजे पे बजना क्या है, उनका डीजे पे नाचना कैसे है, वो सिर्फ डीजे के लिए लिख रहे हैं। वो समाज के लिए गीत नहीं उनके। आज भी हमारे यहाँ तो गीत शायद से मतलब जैसे इतिहास को जागरूक करने के लिए करते हैं। आज भी ऐसे देखिए हमारे यहाँ कम लेखक के रूप में शायद से हमारे यहाँ कम लेखक ऐसे आज भी अगर मैं बात कहूँ तो हमारे यहाँ कम लेखक है जो गीत लिखते हैं। आधुनिक दौर है जो कि सिर्फ संगीत लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी तक हमारे लेखक ऐसे हैं जो भी गीत लिख रहे हैं। हिमाचल में एक भी लेखक ऐसा नहीं जो गीत लिखा हो, वो सिर्फ संगीत लिख रहा है कि उसको थिरकना कैसे है और उसको उसमें शब्द कौन से डालने हैं। एक भी शब्द उसमें सामाजिक नहीं है। प्यार मुझे वाले प्यार मुझे वाले प्यार, ये कोई गीत होते हैं क्या? ये सिर्फ जो है मनोरंजन के साधन है, गीत नहीं है। हालांकि गीत मनोरंजन के साधन ही होते हैं, लेकिन गीतों का समाज से बहुत बड़ा लेना देना भी होता है और हम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम उनसे भाग रहे हैं उस चीजों को। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? लेखक पहली कड़ी है, दूसरी कड़ी राइटर है और तीसरी कड़ी जनता है। जनता तीनों में से अगर एक भी टूटती है तो उसका बिखरना निश्चित है, और वही हो रहा है आजकल। सबसे ज्यादा मतलब पावर तो जनता के हाथ में, जनता बाइकआउट करेगी तो क्यों नहीं होगा ट्रेंडिंग। बिल्कुल, तो हमारे लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो जैसे कि हमने अभी बताया भी था कि आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं, तो आप लिखते भी हैं। जैसे 2 किताबें अभी तक तो 2 ही किताबें लिखी हैं, आपका पहरी का वतन और प्रेम है, और एक आपका आखिरी द्वंद है। तो और अभी कुछ किताब आने वाली भी हैं। हाँ बिल्कुल है। कितना समय लगता है किताब लिखने के लिए वैसे? देखो अगर हम सही से किताबों के बारे में जाएंगे, जैसे मैं बिजी शेड्यूल में बहुत ज्यादा, मुझे 2 साल कम से कम चाहिए
किताब लिखने के लिए, जो मैं अपना मान रहा हूँ। और अगर कुछ ऐसा टॉपिक आता है जैसे अभी मेरी आने वाली बुक है, उसके लिए मैंने कम से कम 3 साल 3.5 साल मुझे हो गए। जो मेरी आखिरी किताब थी, आखिरी द्वंद, ये 2023 में पब्लिश हुई है और 23 के बाद मैं लगातार एक ऐसे विषय पे काम कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है वो। ये मान के चलो कि जो है व्यक्ति जैसे डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन में क्यों जा रहा है और डिप्रेशन से उसको बाहर निकालना तो कैसे निकालना है, उसमें मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है। उसके लिए मैं तमाम डॉक्टरों से मिला हूँ, जैसे साइकेट्रिक डॉक्टर है उनसे मिला हूँ, और उन लोगों से मिला हूँ जो कि डिप्रेशन में थे, या उन लोगों से मिला हूँ जिसने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, उन लोगों से मिला हूँ कुछ से, या उनके परिवार वालों से मिला हूँ, या आखिर प्रॉब्लम्स क्या थी। तो ये मेरा बहुत रिसर्च रहती है, मतलब पूरी रिसर्च है। देखिए, एक किताब लिखना एक रिसर्च होती है। अगर मैंने किताब लिखी है तो मैं उसको झुठला नहीं सकता यार मैंने नहीं लिखा है, मैं उसे भाग भी नहीं सकता हूँ कि मैंने नहीं लिखा है। कि किसी में भाग जाऊंगा यार मैंने किसी और सुना था, मैंने लिख दिया, किताब से मैं भाग नहीं पाऊंगा ना। इसलिए बहुत अब उसका नाम बता सकते हैं? अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी आने वाली है। जहां तक मतलब मान लो अभी वो शून्य है। कब तक आ जाएंगे वैसे? संभवतः उसमें अभी 2-4 महीने संभावना और है, लग सकती है। मार्च अप्रैल के आसपास कह सकते हैं, मार्च हो अप्रैल में सकती है। आपको शायद, मैं पक्का तो नहीं होगा बट तब तक हो सकता है। फिलहाल ये आप 2 किताबें पढ़ सकते हैं। एक यह है पहरी का वतन और प्रेम, और दूसरा है आखिरी द्वंद। अब दोनों कहाँ मिल सकती हैं किताबें? ये दोनों फ्लिपकार्ट पे है, फ्लिपकार्ट पे और अवेलेबल है। अमेजन पे है। आप मैं शायद से लिंक भी डाल दूंगा, तो आप दोनों। वहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने के शौकीन है, पढ़ना चाहें आप। हाँ, पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो, किताबें पढ़ना वैसे बोला जाता है, किताबें पढ़ते रहनी चाहिए। बोला नहीं जाता, पढ़नी चाहिए। आजकल का जो मेमोरी हमारी जो शार्प हो रही है, या मेमोरी का जो लॉस हो रहा है, वो मोबाइल से हो रहा है। मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं। चलो, वो भी कोई नहीं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। काफ़ी कुछ जानकारियाँ उनसे जानने के लिए मिली है, और आगे भी हमारे ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो क्योंकि काफ़ी बिज़ी शेड्यूल रहता है इनका, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम निकाल के हमें समय दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बेटा।